नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल यूपीएससी स्टूडेंट में। आज हम देखने वाले हैं पीवाईक्यू जियोग्राफी से जो भी क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखेंगे पहले आज पीवाईक्यू की किस तरीके से जो है यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी तक उसका जो है किस ये से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है और क्या उसका तरीका है। तो ये सारा चीज़ आज हम समझेंगे। और पहले हम आज पीवाईक्यू देखेंगे, उसके बाद कल हम समझेंगे कि किस टॉपिक से कितना आ रहा है। ठीक है, अभी जैसे ही आपको पीवाईक्यू आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सबसे ज़्यादा किस एरिया से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग भी हमारे सेशन में नए हैं वो लोग सेशन को जो है एंजॉय करेंगे, और अगर लास्ट में अच्छा लगेगा तो वो लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि जो उनका आने वाला अगला वीडियो हमारा है वो भी उनको मिल सके। ठीक है, तो लेट्स प्ले। बिना देरी के हुए हम चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपके सामने में पहला क्वेश्चन लगा हुआ है, इसका करने का प्रयास कीजिए। कह रहा है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन कह रहा है भारत विश्व का 10वां सबसे बड़ा देश है। दूसरा कह रहा है स्थल का लगभग जो है 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है और भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। ऑप्शन में है नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। कह रहा है ऑप्शन 2 और 4 सही है, बी कह रहा है 1 और 2 सही है, सी कह रहा है 2 और 3 सही है, डी कह रहा है 3 और 4 सही है। तो एक बार पूरा आप पढ़ लीजिए ऑप्शन को, उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो चलिए हम इसका ऑप्शन को देख लेते हैं अब। तो कह रहा है कि 2 और 4 सही है ना। 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 3 और 4 सही है। तो इसमें हम देख लेते हैं। तो स्थल का जो है भारत लगभग कर रहा है भारत विश्व का सब है ना, जो कर रहा कि भारत विश्व का 10वां सबसे बड़ा देश है। तो ऐसा गलत है, क्योंकि भारत जो है 7वां देश है ना। इससे पहले जो देश हैं वो उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा दूसरा ऑप्शन कर रहा है संसार का लगभग जो है 2.4% जो है क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। तो ये जो ऑप्शन है ना, ये जो है सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो पूरा वैश्विक भूगोल है उसका जो है 2.4% क्षेत्र जो है भारत कवर किया हुआ है। इसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन कर रहा है कर्क रेखा जो है देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को ना 2 बराबर भागों में बांटती है ना। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है और भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, बराबर भागों में। तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो ऑप्शन है ये गलत है। एक सेकेंड, बहुत ही थिकनेस इसका है ना, ये गलत है। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। तो दूसरा और तीसरा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन सी सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है भारत के बारे में सही है? तो ऑप्शन देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के बारे में सही है? पहला कह रहा है भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। दूसरा कह रहा है यह स्थलमंडल के जो है कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत करता है ना। उसके अलावा संपूर्ण भारत जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है ना। तो अभी हमने देखा ये वाला 7वां होगा, भारत का देश है ना। और ये कह रहा है कि यह स्थलमंडल के जो है कुल क्षेत्रफल का लगभग 2/4% भाग जो अधिकृत है। ये अभी मैंने ऊपर वाले भी देखा था, इसमें भी यही है। और संपूर्ण भारत उष्णकटिबंध में जो है स्थित है ना। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है ये पता करना है। तो ये गलत होगा क्योंकि उष्ण में नहीं है, उपोष्ण में है, ठीक है। तो ऑप्शन सिर्फ यहाँ पे 2 सही होगा, इसने ऑप्शन गलत लिख दिया है, केवल 2 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छे हैं है ना। अगला क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का कह रहा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग है ना भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसमें विकल्प है कि कथन सही है, कथन गलत है, कथन आंशिक रूप से सही है, कथन अप्रासंगिक है। तो ये सही हमारा 82.5 डिग्री देशांतर का उपयोग जो भारतीय मानक समय के रूप में निर्धारित किया, ये कथन सही है, ना गलत है, ना आंशिक रूप से सही है, ना ही अप्रासंगिक है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसा लगा आप सभी को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है, ये देखिए आपके स्क्रीन पे कह रहा है भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है, परंतु इसकी जो है विश्व का लगभग 16% जनसंख्या है। विश्व का लगभग 17% जनसंख्या भारत में है। विश्व का लगभग 19% जनसंख्या भारत में है। विश्व के लगभग जो है 28% जनसंख्या भारत में है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमारा जो ऑप्शन है, हम जो है विश्व के जो है लगभग 18% के समथिंग हैं, लगभग 17.99 के ऐसे कुछ 17.99% के करीब हैं। तो लगभग ये जो है ना 19 पे न जाएगा, ना ही 16 पे जाएगा, ये बीच में 17 पे लगभग में कह रहा है, तो लगभग में 17 पे आएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं।
पहले हम हल्के क्वेश्चन दे रहे हैं, बाद में अभी धीरे धीरे क्वेश्चन तगड़े आने लगेंगे, क्योंकि जो है यूपीएससी ने जैसे क्वेश्चन पूछ रखा है उसी से हिसाब से मैंने सेटअप नहीं किया है। मैंने जो सरल क्वेश्चन है उसको पहले किया है और उसके बाद जो हार्ड क्वेश्चन है उसको हमने बाद में सेटअप कर रखा है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं हम। कह रहा है भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा देश है, ये भी सही है। इसकी भूमि सीमा का जो है विस्तार लगभग 15,000 वर्ग किलोमीटर है ना। तो ये जो ऑप्शन है ये भी सही है। सर्वप्रथम जो कह रहा है सूर्योदय, टाइपिंग में गलत कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। अच्छा, क्या पूछ रखा, असत्य पूछ रखा। अच्छा ठीक क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, तो ये भी सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा देश है, सही है, ये भी सही है। तो कर सर्वोच्च न्यायालय भारत के पूर्वोत्तर में है ना, तो ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। कर सर PYQ है क्या? ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कह रहा है भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अब आप नोट कर सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से रहे। सारे क्वेश्चन लगभग NCERT से आए हुए हैं, लगभग NCERT से मेल खा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा इसमें ऑप्शन जो सही होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आप जा कर के इसको NCERT में एक बार ही रिवीजन करेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ अगर हम बताने लगेंगे सारे क्वेश्चन को तो बहुत टाइम लग जाएगा। 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन देखिए, दक्षिण से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर गुजरता है? जल्दी जल्दी करो। दक्षिण से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर गुजरता है? सबसे दक्षिणी जो राज्य होगा पंजाब होगा। तो दक्षिण से जो गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किसी एक राज्य से होगा, तो दक्षिण में जो गुजरेगा राज्य, तो दक्षिणी राज्य हमारा सबसे, देखो जम्मू कश्मीर ऊपर है, हिमाचल प्रदेश ऊपर है, पंजाब उसके नीचे, उसके बाद राजस्थान, तो राजस्थान होगा आंसर, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है हमारा, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? कह रहा गुजरात, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ऑप्शन में है
1 2 और 4 सही है, 1 2 3 और 4 सही है, 1 3 और 4 सही है, 2 3 और 4 सही है। ठीक है, देख लेते हैं। तो कह रहा कर्क रेखा, गुजरात हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। तो 1 2 और 4 ऑप्शन ए सही है। ठीक है, क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है? आगरा है, गांधीनगर है, जबलपुर है, उज्जैन है। बताने का प्रयास कीजिए फटाफट। तो हमारा जो जबलपुर है वो आगे होगा। ठीक है, जबलपुर मध्य प्रदेश में, गांधीनगर जो है गुजरात में। दोनों लगभग करीब करीब में आते हैं, लेकिन जबलपुर ज़्यादा पास होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्न कथनों, है ना, निम्न कथनों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट स्थित है? दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर। दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर। तो हमारा ऑप्शन होगा कोलकाता। ठीक है, कर्क रेखा के निकट आता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, है ना। कह रहा है कर्क रेखा दो भौगोलिक, है ना, कर्क रेखा को 2 भौगोलिक भागों में विभाजित करती है। भारत को 2 भौगोलिक भागों में विभाजित करती है। और कह रहा है कर्क रेखा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को 2 भागों में बांटती है। इसके बाद कह रहा है भारत का पूर्व पश्चिम में अधिकतम विस्तार कर्क रेखा के साथ साथ है। भारत का पूर्व पश्चिम में अधिकतम विस्तार जो है कर्क रेखा के साथ साथ है। इसके अलावा कह रहा है भारत के सबसे पूर्वी एवं पश्चिम बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है।
है ना। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा बिंदु सही है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम पहला जो हमारा ऑप्शन है वो देखो, कह रहा है कर्क रेखा भारत को 2 भौगोलिक भागों में विभाजित करता है, तो ये सही है, ठीक है। कर्क रेखा के ऊपर जो है हमारा जो है उपोष्णकटिबंधीय आ जाते हैं, नीचे जो है उष्णकटिबंधीय आ जाते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर जो हमारे जो भारत है पूरा उसको 2 भागों में ही विभाजित करे, एक तरफ हिमालय, एक तरफ जो है प्रायद्वीपीय भारत, तो ये सही है। कर्क रेखा भारत को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को, है ना, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा उसको 2 भागों में बांटती है, तो ये गलत बात है। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को 2 बारी थोड़ी जाएगी काट के बांटने, है ना, वो तो भारत के राज्यों से जाती है और इसको जो है गलत ऑप्शन माना जाएगा। इसके अलावा भारत का जो है पूर्व पश्चिम में अधिकतम विस्तार कर्क रेखा के साथ है। भारत का जो पूर्व पश्चिमी विस्तार है ना, अधिकतम कर्क रेखा के साथ है, तो ये भी गलत है। अगर भारत के सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी बिंदुओं को जोड़ने वाली जो है ना, जो पूर्वी और पश्चिमी बिंदु है, जैसे गुजरात और क्या नाम है, अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली जो है रेखा कर्क रेखा के जो है उत्तर में स्थित है, जो कर्क रेखा उसके उत्तर में स्थित है, ये बात सही है, ठीक है। तो हमारा पहला और चौथा सही है। हमारा 12th नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? राज्य, ठीक है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो बेंगलुरु, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। अब देखो मिजोरम तो नीचे है, ठीक है, कर्क रेखा के। मणिपुर की बात कर रहा है तो मणिपुर जो है ऊपर है कर्क रेखा के, नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, मणिपुर ऊपर है सबसे। अब बेंगलुरु सबसे नीचे, तो गलत हो जाएगा। त्रिपुरा का देखेंगे तो मणिपुर से नीचे है त्रिपुरा, तो ये भी गलत हो जाएगा, हमारा मणिपुर सही हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, जून माह में निम्नलिखित में से कहाँ दिन की अवधि सर्वाधिक होती है? सबसे बड़ा दिन कहाँ होता है जून के महीने में? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। 1 लाइनर क्वेश्चन है, हर बारी ये यूपीएससी में कई बारी पूछ चुका है। तो बहुत ही सिंपल सा जवाब हमारा है कि दिल्ली जो है कर्क रेखा के पास है बिल्कुल, और यहाँ पे जो है 21 जून को बहुत ही बड़ा दिन होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है दिल्ली में। जबकि कर्क रेखा के पास तो और भी सारे हैं, लेकिन इस दिन जो है कर्क रेखा बहुत ही आगे, क्योंकि कर्क रेखा जहाँ पे है वहाँ से उसका विस्तार आगे की तरफ चला जाता है, तो वो दिल्ली की तरफ ज़्यादा कूच करके जाता है, फिर वो अपने स्थान पे नियंत्रण जो 8 राज्यों में यहाँ पे तो आ ही जाता है। तो कहने में से कहाँ पे जो है ना दिन की अवधि जो है सर्वाधिक होगी, तो वो दिल्ली में होगी। हैदराबाद तो नीचे है, वहाँ पे नहीं होगी, चेन्नई में नहीं होगी, भोपाल भी नीचे है तो वहाँ पे भी नहीं होगी, क्योंकि कर्क रेखा हर अपना मतलब सर्द में और जो है गर्मी में दोनों में वो अपने स्थान परिवर्तित करती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। हमारा अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है?
है ना। तो माही, नर्मदा, ताप्ती उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारे माही नदी है वो ना 2 बारी पार करती है, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ो तभी समझ में आएगा। अपन 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा। करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करा जबलपुर की देशांतर रेखा जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल के देशांतर के बीच स्थित है। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ौदा व पुणे के अक्षांश के बीच है। बेंगलुरु की अवस्थिति जो है ना चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिण में है। ऐसे क्वेश्चन 2015 में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे थे। 2015, 16, 17। उम्मीद है 2026 में ऐसा लौटा ना दे, है ना। तो हमारा जो ऑप्शन होगा देखेंगे, जबलपुर की देशांतर रेखा जो है इंदौर व भोपाल की जो है देशांतर के बीच स्थित है। तो अब देखो जो जबलपुर है वो यहाँ है, तो अब भोपाल जो है यहाँ है ना। क्या नाम है, हाँ एक सेकेंड, जबलपुर यहाँ है और क्या कह रहा है, इंदौर व भोपाल। भोपाल तो मान ये भोपाल है और जबलपुर और इंदौर है ना, तो इसके बगल में। तो ये जो हमारा ऑप्शन होगा कि देशांतर इसके साथ साथ कर है, ये जो है इंदौर व भोपाल के देशांतर के बीच स्थित है। तो हमारा ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और हम देखेंगे दूसरा ऑप्शन जो हमारा है, औरंगाबाद का अक्षांश बड़ौदा व पुणे के अक्षांश के बीच है। अक्षांश ये तो ठीक है। बेंगलुरु की अवस्थिति जो है चेन्नई की तुलना में अधिक है, तो ये भी सही। हमारा दूसरा और तीसरा जो आंसर है वो सही होगा। अब हमारा अगला आंसर है वो देखेंगे क्वेश्चन। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार सुबह 10 बजे हों, 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित स्थान का स्थानीय समय क्या होगा। अब जो हमारा अक्षांश है ये है, ठीक है, ये 82 डिग्री है। अब इसके बाद इधर आकर के 92 डिग्री होगा, ठीक है, 92 डिग्री इधर होगा। अब कह रहा है इसके बीच कह रहा है अनुसार, अगर मतलब सुबह जो है 10 बजे हों तो जो है 92 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित स्थान का स्थानीय समय क्या होगा। तो अब इनके बीच का जो है कितना डिफरेंस होगा, तो 82.5 है ना, 82.5 और 92 लगभग 82, 10, 92 होता है।
तो उसमें जो है 10 मतलब 9.5 डिग्री का 1 डिग्री बराबर 1 मिनट है ना। तो उसमें 4 वो होता है डिग्री, 1 मिनट बराबर 4 डिग्री। तो 4 से गुणा कर दो 9 में, 9 चौक 36 और जो आधा और बचा है वो 4 गुना उसका होगा तो 38 है ना। तो ये कितना समय रहा 10 बजे, तो 10:38 ये जो है आंसर आएगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन हमारा 17 नंबर। कर है यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 5 बजे होता है तो गुजरात में लगभग कितने बजे सूर्योदय होगा। अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे हो रहा है तो गुजरात में कितने बजे होगा। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में लगभग जो है हमने देखा है कि 30 डिग्री का जो है अंतर है, जिसमें जो है 120 मिनट बराबर 2 घंटे का जो है अंतर है। तो 2 घंटे हम 5 बजे में जोड़ेंगे तो 7 बजे आ जाएगा। तो ये जो है हमारा 7 बजे होगा। ठीक है आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के लगभग समान देशांतर पर स्थित है। समान देशांतर पर। ठीक है, देशांतर जो खड़ी रेखाएं होती हैं वो देशांतर होती हैं, और जो इस तरीके की रेखाएं होती हैं ग्लोब में वो अक्षांश होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दिल्ली में अगर देखेंगे तो नीचे जो है बेंगलुरु आपको नज़र आएगा। ये हैदराबाद नागपुर पूरे तो बहुत दूर है। ठीक है, अब देख लेना। जो लोग क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं वो लोग पोस्ट कर लेंगे वीडियो, क्वेश्चन करके ही आगे बढ़ेंगे। इसके बाद कह रहा है किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक रेखा जो है एक दूसरे को काटती है। अब जैसे कर्क रेखा क्या है कि कर्क रेखा ऐसे जा रही है और जो भारतीय मानक रेखा आ रही है 82.5 डिग्री वो ऐसे आ रही, तो कहाँ पे किस पॉइंट पे काट रही है ये चीज़ें कह रहा है कि ये रेखा किस मानक समय रेखा जो है एक दूसरे को काटती है, किस पठार पे, बुंदेलखंड के पठार पे कि बघेलखंड के पठार पे कि मालवा का पठार के उपयुक्त में से जो है कोई नहीं। बताइए। आज के सेशन का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो हमारा जो आंसर होगा वो बघेलखंड का पठार होगा। आप लोग जा कर के इसको देख सकते हैं, है ना। तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो गया। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और सेशन कैसा लगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बता देना। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका ये अपना चैनल है प्लीज़।